हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम जो आपकी पॉलिटी की सीरीज कर रहे थे उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अब तक हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 आपका पार्ट 1, 2, 3, 4 हमने देखा था। पार्ट 4 तक हम ये सारी चीजें देख चुके थे। पार्ट 4A हमने देखा था, पीरियम्बल वगैरह वो हम सारी चीजें देख चुके थे। तो बेटा आपने जो अब लास्ट पार्ट देखा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सर इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे या इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे या देखेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका पार्ट 5 है, पार्ट 5 सर किससे डील करता है? सर पार्ट 5 डील करता है यूनियन से। तो पार्ट 5 डील करता है आपका यूनियन से। सर पार्ट 5 में आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक आर्टिकल आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, है ना। तो हम लोग यहां पे पार्ट 5 डील करेंगे। और पार्ट 5 जो आपका शुरू होता है जिसमें यूनियन है, और यूनियन का ही पार्ट होता है आपका प्रेसिडेंट। मतलब आपका हम इसमें जो शुरू करेंगे वो करेंगे आपका प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 52 देखो 52 से शुरू हुआ ना, ये पार्ट 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 से शुरू हुआ। तो आर्टिकल 52 में जो है वो आपका प्रेसिडेंट की पोस्ट मेंशन है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहां पे बेटा देखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किसमें मेंशन है? आर्टिकल 52 ये बोलता है कि इंडिया का एक इलेक्टेड हेड होगा, और वो जो इलेक्टेड हेड होगा उसे हम आपका क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट बोलेंगे। मतलब इंडिया में, भारत में हमने देखा था ना, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। पीरियम्बल में हमने देखा था रिपब्लिक होने के लिए हमने कंडीशन देखी थी। रिपब्लिक होने के लिए कंडीशन क्या थी बेटा? कि आपका एक इलेक्टेड हेड होना चाहिए। आपका जो हेड होगा मतलब हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द कंट्री जो होगा वो आपका नॉमिनेटेड नहीं हो सकता, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से, कास्ट से, कल्चर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इंडिया में कोई भी आपका प्रेसिडेंट बन सकता है, उसका एक इलेक्शन होगा, प्रॉपर एक इलेक्शन का मेथड होगा। वो डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है। तो वही चीज जो है वो आपका किसमें मेंशन है? आर्टिकल 52 में। हमने क्या बोला? इंडिया का एक इलेक्टेड हेड होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? आपका प्रेसिडेंट बोलेंगे। अगला आर्टिकल भी देखना, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 ये बोलता है कि इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब गवर्नमेंट जो होती है ना, इंडिया की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट को बोलते हैं हम लेजिस्लेचर। तो यहां पे क्या बोला गया कि इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव होगी, एग्जीक्यूटिव हेड इंडिया का कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। और यहीं पे मेंशन आपने किया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो भी होगा आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया को जो हेड करेंगे वो कौन करेंगे? आपके प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होगा। ये चीज मेंशन है आपका आर्टिकल 53 में। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला आपका क्या यहां पे इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है? तो कोई भी बन सकता है, तो बेटा प्रेसिडेंट कैसे बनेगा? कोई क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। मतलब आप क्या क्वालिफिकेशन होल्ड करोगे तब आप प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होगे, है ना। तो ये चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में मेंशन किया है। तो पूछा जाए प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 ये बोलता है कि अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो सर पहली कंडीशन क्या है? कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। मैंने आपको सिटीजनशिप पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि सर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर हमें होल्ड करनी है, हमें इंडिया में कोई भी ऐसी पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, अगर हमें उस पोस्ट को होल्ड करना है तो हमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना कंपलसरी है। तो प्रेसिडेंट देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना आर्टिकल 52 में। तो प्रेसिडेंट क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी आपका हेड है ना। तो अगर आपको इंडिया में प्रेसिडेंट बनना है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? दूसरी क्वालिफिकेशन है कि आपकी एज जो है वो 35 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। आपकी मिनिमम एज कितनी होगी? 35 ईयर। तीसरी क्वालिफिकेशन है कि लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए, लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो भी कंडीशनें होती हैं वो कंडीशन भी प्रेसिडेंट होल्ड करता हो। प्रेसिडेंट मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा, है ना। लोकसभा के एलिजिबिलिटी जो होगी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो प्रेसिडेंट के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बेटा देखो यहां पे दो चीजें हैं। यहां पे बोला कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं बोला है कि प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ेंगे।
दोनों में डिफरेंस है। आप क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो, एक डिफरेंट चीज है। आप लोकसभा के लिए कंटेस्ट कर रहे हो, वो टोटली डिफरेंट चीज है। तो प्रेसिडेंट लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, लोकसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं बोला। लेकिन हाँ, जो लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है, सेम क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट भी आपका होल्ड करेंगे, ऐसा यहां पे बोला गया है। लोकसभा टाइम टू टाइम क्या होता है, पार्लियामेंट लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज करती रहती है। तो अभी जो क्वालिफिकेशन है, हो सकता है पार्लियामेंट ने वो चेंज कर दी, तो जो अगली क्वालिफिकेशन होगी प्रेसिडेंट वो अगर होल्ड करते होंगे तो आपका इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल होंगे। और चौथी चीज क्या है, चौथी चीज यह है कि प्रेसिडेंट जो भी आपका बनने के या इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करेंगे, वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए, है ना। पर्सन डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब सर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है बेटा, एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, थोड़ा एम्बिग्युइटी भी है। तो यहाँ पे आपको वो आपसे कभी पूछी भी नहीं जाएगी, तो आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि आप बोलोगे सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप कोई ऐसी जॉब पे हो जहाँ पे आपको की सैलरी ना मिलती हो, ऐसा तो नहीं होगा बेटा। अगर आप 35 ईयर से अबव हो तो कोई पर्सन ऐसा नहीं हो सकता जिसका कोई अर्निंग सोर्स नहीं होगा। तो अर्निंग सोर्स होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। हाँ, एक्सेप्शंस जरूर याद करने हैं आपको। आपसे पूछा जाए सर कौन कौन सी पोस्ट हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती, है ना। तो यहां पे मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बता रहा हूं। देखो एक्सेप्शंस क्या है आपका, प्रेसिडेंट। अगर कोई प्रेसिडेंट है जो रिटायर होने वाले हैं या करंट प्रेसिडेंट हैं, वो आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे। किसी स्टेट के गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट, आप किसी भी स्टेट के गवर्नर हो, आरबीआई के गवर्नर की बात नहीं हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, है ना। तो किसी आप स्टेट के गवर्नर हो तो भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आओगे। और आपका मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो तो भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं हो, मतलब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो तो भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होते, आप एलिजिबल हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो ये एक्सेप्शंस लिखे हैं हमने, हमने क्या लिखा है, ये एक्सेप्शंस हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते, ठीक है। चलिए, तो कोई भी पर्सन जो ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस को अटेन करता है, जो इन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को होल्ड करता है इंडिया में, किसी भी कास्ट से हो, कम्युनिटी से हो, किसी भी फैमिली से हो, है ना, किसी भी रेस से हो, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो आपका ये क्वालिफिकेशन होल्ड करता है, तो वो आपका इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहेगा। यहां तक चीजें समझ में आई ना। चलो, अब आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना है ना। तो अब पूछा जाए सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में है, तो क्वालिफिकेशन किस में थी, आर्टिकल 58 में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आता है आपका आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में डिफाइन किया गया है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके इलेक्शन का मेथड क्या होगा, किस तरीके से इलेक्शन होगा, कौन वोट करेगा, कौन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो बेटा आपको पहले नॉमिनेशन करना होगा ना, कि सर हाँ मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो मेरा नाम जो है वो आप उस लिस्ट में लाओ और जो आपके कंटेस्टेंट हैं उसकी लिस्ट में लाओ और मेरे लिए वोटिंग करो, है ना। तो यहां पे अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो बेटा आपको जरूरत होती है 100 MP की, है ना। मैंने आपको जो बोला बहुत ढंग से सुनना, आपको 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट करना है। कैसे रिक्वायर्ड होते हैं सर, सर यहाँ पे जो 100 है ना, 100 में से 50 मेंबर्स होंगे जो आपके नाम का प्रपोजल देंगे, जो बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि XYZ पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करे। और ये जो 50 मेंबर होंगे, ये 50 मेंबर आपके सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे मतलब वो बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो नाम इन्होंने दिया है हम सपोर्ट करते हैं कि ये नाम सही है और इसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, है ना। तो आपको 100 चाहिए। अब मैंने 100 क्यों बोला, मतलब आपके ये दोनों है ना ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप नहीं करेंगे मतलब जिसने प्रपोज किया है नाम वो सपोर्ट नहीं करेगा, या जिसने सपोर्ट किया है वो प्रपोज नहीं करेगा, मतलब यहां पे ओवरलैपिंग मेंबर नहीं होंगे। एक पर्सन एक ही नाम को सपोर्ट कर सकता है या एक पर्सन एक ही नाम को आपका प्रपोज कर सकता है। एक पर्सन डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको 100 MP की जरूरत होगी।
50 प्रपोजर्स चाहिए होंगे और 50 सपोर्टर्स जो उस नाम का सपोर्ट करेंगे। मतलब अब ये फिक्स हो गया कि आपके कितने लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। नॉमिनेशन हो गया ना, नॉमिनेशन। अब जिस जिस पर्सन का नॉमिनेशन हुआ है वो पर्सन क्या करेगा बेटा, वो पर्सन आरबीआई में जाके एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है 15,000 रुपीज का, वो जमा करेगा, है ना। तो वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेगा कहां पे, आरबीआई में। सर कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, सर 15,000 रुपीज। क्या सर ये सिक्योरिटी अमाउंट है तो ये वापस हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा। सर ये कब वापस हो जाएगा, कि जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब ये सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपका वापस हो जाएगा, ठीक है। क्या सर कोई ऐसी भी कंडीशन है जहां पे ये वापस ना होता हो, हाँ बेटा। यहां पे क्या होता है आपका, अगर आपको टोटल जो वोटिंग है, टोटल वोटिंग जितनी भी हुई है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, उस टोटल वोटिंग का आपको 1/6% से कम वोट मिलता है। मतलब टोटल जितनी भी वोटिंग हुई है, मान लीजिए टोटल वोटिंग हुई आपका 600 वोट हुए और आपको 100 वोट से अगर कम मिलते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा, है ना। तो सिक्योरिटी अमाउंट कब रिफंड नहीं होता, जब टोटल जितने वोट कास्ट हुए हैं उसका 1/6 से आपको कम वोट मिलता है ना। 1/6 से अगर आपको टोटल वोटिंग से कम वोट मिलेगा तब आपका सिक्योरिटी अमाउंट नॉट रिफंडेड, सिक्योरिटी अमाउंट नॉट रिफंडेड, तब वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस नहीं होगा। अगर आपको 1/6 वोटिंग से ज्यादा वोट मिले हैं आपको तो क्या होगा, आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मतलब कैसे कैसे आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी पर्सन कंटेस्ट करेगा। यहां पे उसका नाम फिक्स हो गया, यहां पे उसने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब आता है सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन करेगा। तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं ना उसे हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। अब सर इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, सर इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन कौन से वाले, इलेक्टेड मेंबर्स आपके, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो तरीके के मेंबर होते हैं बेटा, एक नॉमिनेटेड होते हैं और दूसरा क्या होते हैं आपका इलेक्टेड। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं ना, पार्लियामेंट के कौन कौन से हाउस होते हैं, लोकसभा होता है और एक क्या होता है, राज्यसभा। तो राज्यसभा में 12 मेंबर जो है ना वो नॉमिनेटेड होते हैं, 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो एलिजिबल नहीं होते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग के लिए, है ना। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से मेंबर एलिजिबल होंगे, जो इलेक्टेड होंगे, कहां पे, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा में। सर कौन से मेंबर एलिजिबल नहीं होते, सर राज्यसभा में 12 मेंबर आपके नॉमिनेटेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। चलिए और कौन वोट करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सर जितने भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली है ना उनके भी कौन से इलेक्टेड मेंबर करेंगे, है ना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जैसे यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमपी की है, हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो वहां पे स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी मेंबर जो होंगे वो भी आपका वोट करेंगे कहां पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट्स। तो डिफरेंट स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा बोलते हैं हिंदी में, तो उसके भी जो मेंबर होंगे वो आपका वोट करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी ने वोट किया और जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका एमएलएज। तो एमएलएज भी जो है वो आपका वोट करेंगे। और बाद में क्या हुआ, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, यहां पे हमने स्टेट की बात करी है, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली में भी आपका क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। सिक्किम यूनियन टेरिटरी है और आपका, सॉरी सिक्किम कह रहा हूं मैं, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है और वहां पे भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। या फिर अभी कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया जिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, पहले वो आपके एलिजिबल नहीं थे। यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पहले एलिजिबल नहीं हुआ करते थे। कब एलिजिबल हुए, सर 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ आपका 1992 में। उसमें यह बोला गया कि जो दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके मेंबर्स भी वोट करेंगे कहां पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, ये 1992 में हुआ था। और इससे आपका क्या बोल दिया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पौंडीचेरी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली,
इसके भी इलेक्टेड मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज या प्रेसिडेंट के जो आपका वोटिंग मेंबर्स होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो समझ में आया ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करेगा? सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी। सर यूनियन टेरिटरी वाला कब ऐड हुआ? 1992 में। सर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ? सर 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, चलो तो यहां तक समझ में आ गया ना कि कौन वोट करेगा, कैसे नॉमिनेशन हुआ, कौन कौन वोट करेगा। अब बात आती है सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कैसे? बैलेट पेपर पर होगा या किस पे होगा? ईवीएम पे होगा, बैलेट पेपर पे होगा? कौन कंडक्ट कराएगा, कैसे कंडक्ट कराएगा, क्या कंडीशनें होंगी? तो यहां पे आर्टिकल 55 मेंशन करता है। आर्टिकल 55 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा ना, तो वो आपका किस तरीके से होगा, मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा वो कहां मेंशन है बेटा? आपके आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 क्या बोलेगा? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से वो आपका करवाया जाएगा, है ना। तो बस इसमें हम एक चीज याद रखेंगे, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हमें बस एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है सर? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है आपका? इसमें 3 टर्म आते हैं। एक आता है आपका सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट पे होगा। दूसरी चीज क्या आता है आपका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और तीसरी चीज क्या आता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। तो यहां पे 3 चीजें आई। 3 चीजें क्या आई आपका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सीक्रेट बैलेट और आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये चीज याद रखेंगे हम कि पूछा जाए मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, सीक्रेट बैलेट पेपर पे होगा और आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपका इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वोटिंग हो गई आपकी। अब वोटिंग में क्या होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग के लिए या आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के लिए, विन करने के लिए आपको कितना वोट चाहिए होता है? सर हमें वोट चाहिए होता है 50% जो टोटल वोट है उससे कम एक वोट ज्यादा चाहिए होता है ना। हमें आपका टोटल वोटिंग जो है उसका 50% से ज्यादा वोट की जरूरत होती है। चीजें देखते हैं, चलो इस चीज को हम देखते हैं। मान लो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर टोटल वोट आपके हुए 6 वोट हुए, है ना, 6 लोगों ने टोटल वोटिंग करी, तो टोटल वोट कितने हुए आपके? 6। तो आपको कितना वोट चाहिए? सर हमें 50% से एक ज्यादा, है ना, हमें 50% वोट से कम हमें एक वोट ज्यादा की जरूरत होगी। मतलब यहां पे टोटल वोट 6 थे तो हमें 3 क्या हो गया? 50%, उससे एक ज्यादा मतलब आपका कम से कम हमें 4 वोट की जरूरत होगी, जिसे उस उतने वोट मिल जाएंगे वो आपका जीत जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दोबारा से देखते हैं। मान लो अगर आपका टोटल वोटिंग हुई है आपका 150, टोटल वोटिंग जो हुई है वो आपका कितनी हुई है? 150। टोटल 150 लोगों ने वोट किया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो हमें कितना चाहिए? 50% से एक वोट ज्यादा। यहां पे 50% कितना होगा 150 का? 75। तो आपका 50% से एक ज्यादा, तो मतलब आपको कितना चाहिए? 76 वोट चाहिए। अगर आपको इतना वोट मिल गया तो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाओगे। अगर इससे कम वोट मिला, मान लीजिए सर क्या हुआ, 3 कंटेस्टेंट थे, एक था कंटेस्टेंट ए, एक था कंटेस्टेंट बी और एक था कंटेस्टेंट सी, है ना। 3 लोग थे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। यहां पे क्या हुआ? कंटेस्टेंट ए को 49% वोट मिला, कंटेस्टेंट बी जो था उसे 21% वोट मिला, है ना। तो ये आपका 70 हो गया और आपका जो कंटेस्टेंट सी है उसे 30% वोट मिला। तो इस तरीके से 100 वोट जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सर किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला, तो सर यहाँ पे कौन जीतेगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन? क्या ए को सबसे ज्यादा वोट मिले, क्या वो जीत जाएगा, या फिर आपका मान लीजिए बी है या सी है, उनमें से किसी को चांस मिलेगा, या फिर दोबारा से इलेक्शन होगा? बेटा यहाँ पे काम आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो वहां पे कुछ वोट का सिस्टम होता है जिससे जिसे सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बी और सी में।
क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन देते हैं ना, तो हम चॉइसेस फिल करते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट चॉइस हमारी मान लीजिए ए है, हम चाहते हैं बी जो है वो हमारी थर्ड चॉइस है, हम चाहते हैं सी जो है हमारी वो सेकंड चॉइस है। इस तरीके से हम चॉइसेस फिल करते हैं और जो फर्स्ट चॉइस होती है वो आपका काउंट होती है। ठीक है, तो जहां पे सबसे कम वोट मिला होता है वहां के कुछ वोट कैंसिल होके ट्रांसफर हो जाते हैं उनकी सेकंड चॉइस को, है ना। उनकी जो फर्स्ट चॉइस है वो कन्वर्ट हो जा सेकंड चॉइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फर्स्ट में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखोगे कि सर इन केस में अगर किसी को 50% से कम वोट मिलेगा तब क्या होगा, तो हम सिंपल इतना बोलेंगे कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो मेथड था, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने पढ़ा था, वो एप्लीकेबल होगा, कुछ वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कोई पर्सन आपका विन कर जाएगा। ठीक है, दोबारा से कोई वोटिंग नहीं होगी। यहां तक समझ में आया ना। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस आप ये याद रखना कि 50% से कम मिला तो ये यूज होगा, बस इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब सर क्या हुआ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग तो हो गई, है ना, वोट हो गए। अब वोटिंग होने के बाद क्या होगा सर, प्रेसिडेंट जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे और प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लेंगे। तो आर्टिकल 60 जो है वो मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट जो अपनी ओथ लेंगे, प्रेसिडेंट जो शपथ लेंगे, उन्हें ओथ कौन दिलवाएगा, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का चीफ जस्टिस, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बोलते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ओथ सेरेमनी में आएंगे और वो आपका ओथ दिलवाएंगे किसे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब सर प्रेसिडेंट की जो ओथ भी हो गई, मतलब प्रेसिडेंट ने अपना ऑफिस होल्ड कर लिया, अब तो प्रेसिडेंट आपके इलेक्ट होके आ गए। अब सर प्रेसिडेंट की ऑफिस की कंडीशन क्या होगी, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज प्रेसिडेंट को मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, या ऑफिस की और क्या क्या कंडीशंस होंगी, है ना। फंक्शन अभी हम देखेंगे, कंडीशन ऑफ ऑफिस और फंक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, पावर में, कंडीशन ऑफ ऑफिस में डिफरेंस है। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होगी सर, आर्टिकल 59 में ये बोला है कि जो एक बार आपका प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, उसकी जितनी सैलरी होगी उसकी ऑफिस के टाइम तक, जब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा तब तक उसकी सैलरी को डिक्रीज नहीं किया जा सकता, है ना। सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, बोल रहा है देयर कैन नॉट बी डिडक्शन, है ना, देयर कैन बी नो डिडक्शन। मतलब प्रेसिडेंट की जो भी सैलरी होगी, जो भी उनके अलाउंसेस होंगे, जो भी उन्हें पर्क मिलते हैं, वो सारे पर्क्स वगैरह या किसी में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। सर कब तक नहीं होगा, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो इंडिया में प्रेसिडेंट रहते हैं। नया प्रेसिडेंट आएगा तो चीजें चेंज हो सकती हैं। मान लीजिए अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं आपका प्रेसिडेंट, तो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि उनकी सैलरी जो होगी वो 5 लाख होगी आपका। अब यहाँ पे जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगी उनकी सैलरी 5 लाख से 6 लाख तक हो सकती है, 5 लाख से 7 लाख 10 लाख हो सकती है, लेकिन उनकी सैलरी 5 लाख से कम नहीं होगी। ये चीज आपका आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ ऑफिस में बोला गया है। चीजें समझ में आई, चलो। कंडीशन ऑफ ऑफिस में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट के जो रेजिडेंस के लिए आपको मिलता है प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन जिसे प्रेसिडेंट हाउस भी बोलते हैं हम। तो प्रेसिडेंट के रेजिडेंस के लिए आपको राष्ट्रपति भवन मिलता है जो दिल्ली में ही बना हुआ है। तो आपको प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति भवन में रहना कंपलसरी होगा, उन्हें वहीं पे रहना पड़ेगा, ये कंपल्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट बोले कि सर मैं राष्ट्रपति भवन में नहीं रहना चाहता, मैं तो अपने घर पे रहना चाहता हूँ। नहीं बेटा, वहां पे कंडीशन होती है कि वो आप राष्ट्रपति, ऑफिशियली आप राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, वैसे आप घूमने कहीं पे भी जाते हैं वो चीज एक अलग होती है। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो बेटा, आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो आपकी सिक्योरिटी हम हर जगह नहीं लगा सकते हैं। आपका सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट का जो होता है वो बहुत बड़ा सर्कल होता है, तो उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए प्रेसिडेंट जो जाते हैं उनके व्हीकल्स जो होते हैं वो आपने देखे होंगे बुलेट प्रूफ वगैरह होते हैं, या उनके एक अलग लेवल होता है, तो वो सारी चीजें हम हर जगह नहीं कर सकते ना। इस वजह से प्रेसिडेंट का कंपल्शन है कि वो आपका प्रेसिडेंट हाउस में ही रहेंगे। ठीक है, चलो। प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट रहते हैं ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, he cannot be arrested। तो प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे कोई क्रिमिनल केस हो चाहे वो आपका कोई सिविल केस हो। तो जब तक वो प्रेसिडेंट होंगे तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे उन्होंने कोई भी क्राइम किया हो, लेकिन वो जब तक प्रेसिडेंट है तब तक अरेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद हो सकते हैं, उसके पहले वो हो सकते हैं, लेकिन आपका जब तक वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तब तक उन्हें कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। ये चीज अलग से मेंशन की है आपकी आर्टिकल
361 में, आर्टिकल 361 में अलग से मेंशन किया हुआ है कि जब तक कोई पर्सन प्रेसिडेंट रहेगा तब तक वो अरेस्ट नहीं हो सकता। इन केस अगर सिविल केसेस हैं तो आफ्टर 2 मंथ नोटिस प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं होंगे, ये चीज आपका बोली गई है। खुद सोचा करो बेटा, अब देखो यहाँ पे खुद सोचना, इंडिया के प्रेसिडेंट है ना, इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड जो है, पूरे इंडिया का जो हम हेड बोल रहे हैं वो किसे बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट को। तो आपको अच्छा लगेगा कि किसी केस में या किसी भी आपके उसमें क्रिमिनल या सिविल केस में प्रेसिडेंट आपके अरेस्ट हो गए, या इंडिया के प्रेसिडेंट कहाँ हैं, सर इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो XYZ केस की वजह से वो आपका कोर्ट में है और वो आपका जेल में है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, है ना। ये चीज़ इंडिया के लिए एज अ नेशन ये बहुत गलत चीज़ होगी। इस वजह से आपका आर्टिकल 361 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अरेस्टेड, इंडियन प्रेसिडेंट को कभी भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है सर, अब प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन वगैरह अपना किसे देंगे, है ना। ये तो हमने कंडीशन ऑफ ऑफिस देख ली, है ना। कंडीशन ऑफ ऑफिस के बाद हम टेन्योर और देखते हैं, प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या होगा। टेन्योर मतलब प्रेसिडेंट कितने ईयर तक एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे। तो बेटा आर्टिकल 56 जो है ना, आर्टिकल 56 में ये मेंशन किया हुआ है कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 5 ईयर। प्रेसिडेंट का टर्म जो होगा, प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 5 ईयर। अब सर पूछा जाए ये 5 ईयर किस दिन से काउंट होंगे, जिस दिन इलेक्शन कंप्लीट हुआ उस दिन से, जिस दिन प्रेसिडेंट ने ओथ ली उस दिन से, या जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे उस दिन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि ये जो 5 ईयर काउंट होंगे, वो 5 ईयर कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग द ऑफिस, फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग द ऑफिस। तो जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट वर्क करना शुरू करेंगे, अपने ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे, अपनी सीट पर बैठना शुरू करेंगे, उस दिन से ये 5 ईयर आपके काउंट किए जाएंगे, है ना। 5 ईयर पूरे हो जाएंगे, प्रेसिडेंट आपके हट जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आर्टिकल 56 देखा ना, आर्टिकल 57 और देख लेना यहीं पे। आर्टिकल 57 में क्या मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो आपके रीअपॉइंट हो सकते हैं, है ना, रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब रीअपॉइंटमेंट क्या होता है सर, सर आपने देखा होगा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनमें आपका 2 टेन्योर फिक्स हैं, 2 टेन्योर फिक्स हैं, मतलब आप 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकते हो, किसका, अमेरिका में। अमेरिका में आप 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हो, 2 बार से ज्यादा आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इंडिया में आपका आर्टिकल 57 ये बोलता है कि आप जितने बार चाहो उतने बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो, आप जितने बार चाहो उतने बार रीअपॉइंट हो सकते हो। यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप 2 बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो, आप 3 बार लड़ सकते हो या 4 बार। यहाँ पे 57 में क्या बोला, आप जितने बार चाहो उतने बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ो, कोई आप पे अपर लिमिट नहीं है। एक चीज और यहां से याद रखना, सर अगर आपसे पूछा जाए कि सर प्रेसिडेंट जो होते हैं ना उनकी मिनिमम एज तो आपने बताई कितनी थी, सर 35 ईयर थी। आपने बोला था कि प्रेसिडेंट बनना है तो आपको जो है 35 ईयर का होना कंपलसरी है। सर मैक्सिमम एज कितनी है, क्या सर ऐसा होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो 60 ईयर के होंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर 65 ईयर के होंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, 70 के होंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, क्या ऐसी कोई एज है, मतलब आपकी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो बेटा कोई एज डिफाइन नहीं है, मिनिमम एज 35 बोला है कि प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। लेकिन मैक्सिमम एज कोई डिफाइन नहीं है, कहीं पे कोई डिफाइन नहीं कर रखा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए। आप 70 के हो, आप 80 के हो, आप 90 के हो, आप 100 ईयर के हो, आप कितने भी ईयर के हो, आप 500 साल के हो, तो भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। आप सर्टेन कंडीशंस को होल्ड करते हो, आप इलेक्शन लड़ोगे, अगर आप जीत जाते हो तो आप बन जाओगे, ठीक है। तो ये किसमें मेंशन है आपका, आर्टिकल 57 में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या समझा हमने कि प्रेसिडेंट का आपका कैसे कैसे इलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होंगी, कितना टेन्योर होगा, क्या कंडीशन ऑफ ऑफिस होंगी, और कैसे वो आपका रिजाइन करेंगे, है ना। अभी तक हमने ये देखा। रेजिग्नेशन और देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे, तो बेटा आर्टिकल 56 है ना, आर्टिकल 56 जिसमें क्या था, जिसमें टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट था, वही आर्टिकल ये बोलता है कि प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को।
मतलब प्रेसिडेंट जो हेड करेंगे अपना रेजिग्नेशन, वो किसे हेड करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को हेड करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट इस रेजिग्नेशन को किसे पास करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ये रेजिग्नेशन है ना प्रेसिडेंट का, ये कम्युनिकेट करेगा बाय वाइस प्रेसिडेंट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। तो प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ने ये पास कर दिया स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है, इस तरीके से प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन जो है वो आपका चलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर प्रेसिडेंट ने तो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है, अगर मान लीजिए सर वाइस प्रेसिडेंट बीमार हो गए या वाइस प्रेसिडेंट छुट्टी लेकर चले गए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली है, वैकेंट है, तो सर प्रेसिडेंट किसे रेजिग्नेशन देंगे? तो सर वो डायरेक्ट दे देंगे किसे? स्पीकर ऑफ लोकसभा को, है ना। ये चीज समझ में आई ना, कि बीच वाला अगर स्टेप जो है वो नहीं है, प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को दिया था, वाइस प्रेसिडेंट ने किसे दिया था? स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो वैकेंट है, खाली है, तब प्रेसिडेंट किसे रेजिग्नेशन देंगे? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया ना। चलिए, अब सर रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट ने, तो प्रेसिडेंट कैसे कैसे हट सकते हैं? सर रेजिग्नेशन दे देंगे तो हट जाएंगे, सर टेन्योर 5 ईयर का पूरा हो जाएगा तो हट जाएंगे, सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो हट जाएंगे, है ना। या फिर क्या होगा, या फिर अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, किसी भी रीजन से हो गई, उनकी नेचुरल डेथ हुई, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हुआ, अगर प्रेसिडेंट का आर्टिकल 62 ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो वैकेंट है, मतलब प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो आपके एक्सपायर हो गए किसी रीजन से, तब प्रेसिडेंट की जगह काम कौन करेगा? तो सर वहां पे काम करेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड कौन करेगा उस ड्यूरेशन के लिए, जिस ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, सर वहां पे आपका कौन होल्ड करेंगे? सर वाइस प्रेसिडेंट। सपोज करिए कि सर वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली है, प्रेसिडेंट एक्सपायर हो गए, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट की भी कुछ तबीयत वगैरह खराब हुई और उनकी भी पोस्ट जो है वो खाली है, तब आपका कौन होल्ड करेगा? तब बेटा पावर आती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस है ना आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो आपका ऑफिस होल्ड करेंगे जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ही पोस्ट जो है वो खाली है। सर ऐसा अभी तक हुआ है क्या? हाँ सर, एक बार हुआ था। आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सपायर हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तो आपके प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हुई, तब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी ने क्या किया, एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने वर्किंग शुरू करी, बट सर कुछ रीजंस की वजह से वीवी गिरी जी जो थे उन्होंने भी आपका रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली हो गई। तब आपका काम किसने किया? तब आपका काम किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, है ना। हिदायत उल्लाह, मोहम्मद हिदायत उल्लाह इकलौते ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट जिन्होंने वर्क किया है, तो ये नाम भी याद रखना, मोहम्मद हिदायत उल्लाह, है ना। एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने वर्क किया एज अ प्रेसिडेंट। मैं यहाँ पे नाम लिख भी देता हूँ, है ना, एम हिदायत उल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह या एम हिदायतुल्लाह ये इकलौते ऐसे चीफ जस्टिस थे जो एज अ प्रेसिडेंट वर्क आपका जिन्होंने किया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस की भी पोस्ट खाली हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस रिटायर हो गए हों, क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए मैक्सिमम एज होती है आपका 65 ईयर, तो सर वो रिटायर हो गए हो, उनकी तबीयत खराब हो गई हो, वो एक्सपायर हो गए हो, तो सर प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली है, वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली है, चीफ जस्टिस की भी पोस्ट खाली है, तब सर क्या होगा? तब कौन प्रेसिडेंट की जगह काम करेगा? तब बेटा जो भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होता है, जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो वर्क करता है एज अ प्रेसिडेंट। इंडिया में कभी भी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट नहीं रहेगी, कोई ना कोई पर्सन तो होगा जो प्रेसिडेंट की जगह एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेगा। यहां तक ये चीजें समझ में आई ना, है ना, ये समझ में आया। आर्टिकल 62 क्या बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली होगी तो कौन? आपका सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या सर यहां तक कंडीशन पहुंची है? नहीं सर, यहां तक कंडीशन नहीं पहुंची, अभी तक आपका एम हिदायत उल्लाह यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक तो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये तीनों ही पोस्ट खाली आपकी रही हूं, यहां तक तो आपका ये हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो समझ में आया कि प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर कभी खाली होती है, रेजिग्नेशन की वजह से, उनकी तबीयत खराब है, उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई, किसी भी वजह से, तब आपका ये वाला प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा, है ना। सर हमने सुना था कि सर पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट भी आपका प्रेसिडेंट को जो है ना रिमूव कर सकती है। क्या सर ऐसा होता है? हाँ सर, ऐसा होता है। आर्टिकल 61 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट भी रिमूव कर सकती है। तो देखो, रिमूवल के तीन चार तरीके हो गए। पहला तरीका, जब उनका टेन्योर पूरा होगा वो आपके हट जाएंगे। दूसरा तरीका, वो रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। तीसरा तरीका, किसी इमरजेंसी कंडीशन की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, किसी वेकेशन की वजह से, या फिर वो एक्सपायर हो जाए, डेथ हो जाए उनकी, उनकी वजह से अगर उनकी पोस्ट वैकेंट होती है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट खाली होती है, तो आपका जो होगा वो आर्टिकल 62 होगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया प्रेसिडेंट के रिमूवल का। और चौथा तरीका क्या है? इम्पीचमेंट, जो किस में मेंशन है आपका? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में मेंशन है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर समझना है ना, बहुत आराम से पहले प्रोसीजर समझेंगे, उसके बाद उस प्रोसीजर को हम लिखेंगे और प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट को हटाया क्यों जाएगा सर? प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो आपके काम कर रहे हैं, तो उन्हें आप हटाओगे क्यों? सर कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट कोई ऐसा काम करते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का अगर कोई काम नहीं है, ऐसा लगता है। किसे लगता है? सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ऐसा लगता है, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने जो काम किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। तब क्या होगा? तब वो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो एक बिल या वो एक मोशन लाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? आपका इम्पीचमेंट मोशन। तो सर ये इम्पीचमेंट मोशन आपका लोकसभा शुरू करेगा या राज्यसभा? सर कोई भी शुरू करता है, लोकसभा करना चाहे तो लोकसभा शुरू कर दे, राज्यसभा शुरू करना चाहे तो राज्यसभा कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का, है ना, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब प्रेसिडेंट वायलेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, तब क्या होगा? either house of parliament can initiate the motion. A motion can be moved in either of the two house of parliament. ये two house कौन से हैं सर? एक हाउस है लोकसभा और एक हाउस है आपका राज्यसभा, है ना। तो प्रेसिडेंट, यहां देखो, आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू मतलब लोकसभा भी शुरू कर सकता है और राज्यसभा भी शुरू कर सकता है। अब सर ये मोशन शुरू हो गया, मतलब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आप एक बिल ले आए और उस बिल को आप इम्पीचमेंट बोल दो। अब सर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सर अब क्या होगा, जैसे ये बिल आएगा ना, तो यहाँ पे बिल पे एक कंडीशन होती है कि सर आप रिटन में हमें दीजिए कि आप प्रेसिडेंट पे जो चार्जेस लगा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, सर आप वो क्या करिए, वो रिटन में दीजिए। तो एक एप्लीकेशन आएगी, मतलब ये जो बिल होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि प्रेसिडेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, उस बिल पर आपके 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस वो साइन करेंगे। जैसे थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे कितना है, वो मेंबर पे साइन कितने करेंगे? 1/4 मेंबर, है ना, 1/4 मेंबर साइन करेंगे उस बिल पर। जैसे मान लीजिए आपका बिल शुरू किया लोकसभा ने, बिल शुरू किया लोकसभा ने, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर जो होंगे वो उस बिल पर साइन करेंगे। अगर साइन कर देते हैं तो बिल आगे बढ़ेगा, अगर साइन नहीं करते तो बिल आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, लोकसभा ने नहीं, बिल शुरू किया आपका राज्यसभा ने, तब क्या होगा? सर राज्यसभा ने अगर बिल शुरू किया है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर साइन करेंगे, है ना। तो मतलब जो भी हाउस बिल शुरू करेगा उस हाउस के 1/4 मेंबर साइन करेंगे किस पे? प्रेसिडेंट के रिमूवल यानी कि इम्पीचमेंट वाले मोशन पे। अगर उससे कम साइन करते हैं तो आपका बिल जो होगा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो यहां बोला था ना, आइदर ऑफ द टू हाउस, कोई भी हाउस शुरू कर सकता है। तो लोकसभा शुरू करेगा तो लोकसभा के मेंबर साइन कर देंगे, राज्यसभा शुरू करेगा तो राज्यसभा के मेंबर साइन कर देंगे। साइन हुए तो बिल आगे प्रोसीड होगा, साइन नहीं हुए तो बिल यहीं पे खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, चलिए साइन भी हो गए, है ना। आपने क्या किया, लोकसभा में एक बिल आ गया, लोकसभा या राज्यसभा में से आपने बिल शुरू कर दिया और उस बिल पर साइन भी कर दिया आपके 1/4 मेंबर्स ने। अब क्या होगा सर? सर अब क्या होगा? अब प्रेसिडेंट को सर टाइम दिया जाएगा। प्रेसिडेंट को बोला जाएगा कि सर आपने अगर कोई गलती करी है, आपने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, तो सर कम से कम आप अपनी बात कहिए, आप बताइए, आप जस्टिफिकेशन दीजिए कि आपने जो जो काम किए थे उसके पीछे का रीजन क्या था। अब देखो वोटिंग कहाँ होगी? पार्लियामेंट में। तो प्रेसिडेंट जस्टिफिकेशन भी कहाँ देंगे?
पार्लियामेंट में। तो प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है और 90 मिनट का स्पीच टाइम दिया जाता है कि वो आपका अपनी बात को रख सके कहां पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस होगा, 90 मिनट का स्पीच टाइम होगा पार्लियामेंट के लिए। एग्जांपल या थोड़ा सा समझना, मान लीजिए आपका ये जो बिल आया ना, ये बिल आया आपका 14th को, है ना, 14th ऑफ जनवरी को बिल आया, है ना, 14th ऑफ जनवरी को बिल आया। उसमें चार्जेस लगे हुए थे कि सर प्रेसिडेंट ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, तो आपका इस बिल पे, और उस पे 1/4 मेंबर ने साइन भी कर दिए। लोकसभा लेके आया था बिल और लोकसभा के 1/4 मेंबर ने साइन कर दिए। तो अब प्रेसिडेंट को 14 तारीख को बोल दिया जाएगा सर आपके पास 14 डेज का टाइम है, अपना जो भी जस्टिफिकेशन आपको देना है वो आप 14 डेज के अंदर अंदर अपना जस्टिफिकेशन दे दीजिए। मतलब अब क्या होगा, 14 डेज यानी कि 28 जनवरी के बाद ही इस बिल पर वोटिंग होगी। आफ्टर 14 डेज नोटिस ही उस बिल पर वोटिंग होगी। 14 डेज से पहले उस बिल पर कोई भी वोटिंग नहीं होगी। मतलब आपने प्रेसिडेंट को टाइम दे दिया, सर आप इतने दिन में अपना जो भी जस्टिफिकेशन है वो दे दीजिए, वरना आपके खिलाफ वोटिंग जो होगी वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही 14 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, पार्लियामेंट जो होगा उसमें वोटिंग होगी, है ना। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेटली होगी, है ना, सेपरेटली होगी। और वो बिल पास किससे होगा, स्पेशल मेजोरिटी से। सर स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, 2/3। सर किसका 2/3, 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की, है ना, 2/3 ये किसका है, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का। तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी होती है ना बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं 2/3 क्या होगा, 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। सर स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का मतलब क्या है, सर अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या है आपका, 543 है करंट स्ट्रेंथ। तो आपको कितना, 543 का 2/3 चाहिए। सर राज्यसभा में अगर वोटिंग हो रही है तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 245 है। तो आपको 2/3 किसका चाहिए, आपको राज्यसभा में 245 मेंबर का आपको 2/3 चाहिए। अगर इससे कम मेंबर आते हैं, मान लो लोकसभा में वोटिंग हो रही है, लोकसभा में मेंबर आए आपके कितने, 150 मेंबर, और ये 150 मेंबर में से 150 के 150 सारे ने बोला कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन बेटा ये 2/3 है ना, ये आपका यहाँ पे तो ये कंडीशन हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली, जहां पे सारे मेंबर ने बोल दिया। लेकिन ये स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 2/3 से कम है, तब भी प्रेसिडेंट आपके रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये 2/3 स्पेशल मेजोरिटी किसका लिया था, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का। 543 का 2/3 हमें चाहिए पॉजिटिव वोट, जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को हटाना है। अगर लोकसभा से बिल पास होगा और लोकसभा में पास हो जाएगा, फिर वो जाएगा दूसरे हाउस के पास। मतलब पहले बिल अगर आपका लोकसभा में पास हुआ, पहले बिल आपका लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा ने पास कर दिया, अब बिल जाएगा आपका राज्यसभा के पास, राज्यसभा भी पास कर देगी तो प्रेसिडेंट हट जाएंगे। अगर मान लो लोकसभा में बिल आया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में बिल गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया। या फिर अगली कंडीशन, ये पहले बिल आपका राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने पास कर दिया, और फिर बिल आपका लोकसभा में आया, लोकसभा ने फेल कर दिया, पास नहीं किया। तो ये जो दो कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन होती है कि एक हाउस पास करे और दूसरा ना करे, तो सर प्रेसिडेंट रिमूव नहीं होंगे, तो आपके प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं होगा। प्रेसिडेंट रिमूव कब होंगे, जब दोनों ही हाउसेज जो हैं सेपरेटली बिल को पास कर देंगे। बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट आपके रिमूव हो जाएंगे। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका इम्पीचमेंट, है ना। जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उस दिन से प्रेसिडेंट अपना ऑफिस जो है वो छोड़ देंगे, उस दिन के बाद प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं बैठेंगे, है ना, मतलब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से हट जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सर इस वीडियो में हमने देखा आपका कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है प्रेसिडेंट, क्या कंडीशन ऑफ ऑफिस होती है और उनका रिमूवल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में आपका देखी हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो होगा, जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम आगे देखेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे
आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बेटा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। या फिर आप क्या करो, आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लो या सेंटर विजिट कर लो। सबसे कन्वीनियंट रहेगा कि आप क्या करो, आप सेंटर विजिट करो। सेंटर पे आपके जितने भी क्वेरीज, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका पूछो, क्या कोर्सेज चल रहे हैं सर, टाइमिंग क्या है, क्या फीस है, सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट पूछो। या फिर अगर आपको और कोई डाउट है, सर आप सेंटर नहीं आ सकते, तो आप क्या करो, आप इस नंबर पे कॉल करके इस पे जो आपको चीज़ें पूछनी है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।